नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस के बारे में, सर्कुलर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जनरली क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में हम फ्लैट तो ले लेते हैं, वहां पे परचेज तो कर लेते हैं, एक्वायर तो कर लेते हैं, लेटर ऑफ अलॉटमेंट हमको इशू हो जाता है, मगर उसके बेसिक्स जो डॉक्यूमेंट्स जो हम सबमिट करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ द फ्लैट, उसके पर्पस हमें उसके अंदर जो इंटेंशन है, उसके अंदर जो रिटन मैटर है, उसके बारे में हमें मालूम नहीं रहता है और उसको हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि हमने तो एजेंट को दे दिया, सब उसने सिग्नेचर करवा के ले आया, सोसाइटी से डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू हो गए, फ्लैट हमारे नाम पे ट्रांसफर हो गया और उसको हमने ठंडे बस्ते में जाके डाल दिया, उसको किसी फाइल में डाल के वो पड़ा रहा, जिंदगी में कभी उसको हमने देखा ही नहीं। तो आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको फ्लैट एक्वायर होता है या ट्रांसफर होता है, आपके नाम पे हो जाता है, उसके अंदर में एक चीज आप सबमिट करते हो, एफिडेविट में आप एक चीज सबमिट करते हो, द फ्लैट हैज टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन अलॉटेड। ठीक है, इसका मतलब आप फ्लैट को उसी चीज के लिए यूज करोगे जिसके लिए आपने परचेज किया था, जिसके लिए आपको ट्रांसफर किया गया है, जिसके लिए आपने उस फ्लैट को एक्वायर किया हुआ है। चाहे आपने परचेज किया या चाहे आपको वो ट्रांसफर हो गया आपके किसी फैमिली मेंबर से, या आप ऑलरेडी सोसाइटी के मेंबर हो और आपने दूसरा फ्लैट किसी सोसाइटी के मेंबर से लिया, ऑल दी कंडीशंस में, ऑल दी सर्कमस्टेंसेस में, सारे केसेस में आपको वो फ्लैट उसी चीज के लिए अलॉट करना है, उसी चीज के लिए आपको वो यूज करना है जिस चीज के लिए आपको वो अलॉट किया गया था। तो आज का टॉपिक इसलिए है अंडरटेकिंग फॉर द यूज ऑफ द फ्लैट। ठीक है, और ये आपका दिया गया है बायलॉज नंबर 19A IV में 4 में। ठीक है, और ये अपेंडिक्स 3 का एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको अंडरटेकिंग देना पड़ता है। द फ्लैट हैज टू बी यूज्ड फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस ओनली, जिसके लिए आपको ये अलॉट किया गया है। तो उसके अंदर जो मैटर है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एजेंट का काम वो कर रहा है, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी अपनी काम कर रही है, मगर सिग्नेचर तो आप करके दे रहे हो, तो आपको उसके अंदर की कंटेंट समझने की जरूरत है। ये नहीं कि आपने साइन किया, दे दिया और हमेशा फाइल के अंदर वो सालों साल पड़ा रहा और आपने कभी उसको पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और ये जो आप अंडरटेकिंग दोगे, ये एक एफिडेविट के फॉर्मेट में दोगे, एक नोटरी उसको किया जाएगा और 200 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में आप ये करके दोगे, जो फॉर्मेट ऑलरेडी दिया गया है अपेंडिक्स 3 में। और जो बायलॉज नंबर 19 के अंदर में ये जो प्रोविजन है कि ये आपको करके देना है, उसके हिसाब से ये फॉर्मेट जो दिया गया है उसी को आप सत्यापन करके दोगे 200 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर मतलब वो स्टैम्प पेपर जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में यूज नहीं होता है, जो एग्रीमेंट के लिए यूज होता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है, या इस टाइप की चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 200 रुपए के आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में करके दोगे। और यहाँ पे आप क्या, आई मतलब जहां पे आप अकेले मेंबर हो, वी जहां पे ज्वाइंट मेंबर्स हो, आप और आपकी वाइफ है, आप आपके फादर है, फादर और मदर है, फादर और सन है, फादर और डॉटर है, या ऐसे जहां पे ज्वाइंट मेंबर्स है 1 2 3 4 कितने भी ज्वाइंट मेंबर्स हो सकते हैं। तो श्री, श्रीमती, ठीक है, जहां पे मेल है, जहां पे फीमेल है, जहां पे या फिर दोनों के नाम रहेंगे, दोनों अगर ज्वाइंट मेंबर है, या फिर एमएस मेसर्स, यहाँ पे कंपनी का नाम हो गया, कहीं कहीं पे कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, तो वो लोग भी सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पे इसके एमएस करके डाला हुआ मेसर्स, तो यहाँ पे उसके नाम आ जाएंगे। एट प्रेजेंट रिसाइडिंग एट, आप अभी कहाँ पे रह रहे हो, चाहे वो कंपनी हो, आप हो, या ज्वाइंट मेंबर्स जो इंटेंडेड मेंबर्स होने जा रहे हैं, या जो ऑलरेडी सोसाइटी के मेंबर्स हैं और दूसरा फ्लैट लेना चाहते हैं, या फिर आप दूसरी सोसाइटी में रहते हो बट यहाँ पे फ्लैट लेना चाहते हो इस सोसाइटी के अंदर। इसीलिए या तो आप अकेले लेना चाहते हो, या साथ में मिलके किसी के लेना चाहते हो, या आपकी कोई कंपनी लेनी चाहती है उस फ्लैट को, उसके नाम पे ट्रांसफर अगर करना है, तो इसीलिए आई, वी या फिर मेसर्स करके उसमें डाला हुआ है। ठीक है, और अभी आप कहाँ पे रह रहे हो, उस सोसाइटी में रह रहे हो या सोसाइटी के बाहर रह रहे हो,
member or the intending member of the डैश CHS, कौन से CHS, तो आप कौन सी सोसाइटी के अभी मेंबर हो, इसी सोसाइटी के मेंबर हो जिस सोसाइटी में आपको फ्लैट लेना है, किसी या दूसरे सोसाइटी में मेंबर हो जो आपको इस सोसाइटी में फ्लैट लेना है, और उस सोसाइटी का एड्रेस क्या है, तो आपको ये यहाँ पे डाल देना है। तो आप ऑलरेडी क्या सोसाइटी के मेंबर हो या मेंबर बनने जा रहे हो, इंटेंडिंग मेंबर, ठीक है। प्रपोज और रजिस्टर्ड सोसाइटी, कहीं कहीं पे स्टार्टिंग में जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे सोसाइटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, प्रमोटर बिल्डर के हाथ में है, सारी मैनेजमेंट वही देख रहे हैं, और सोसाइटी का फॉर्मेशन के लिए प्रपोज मेंबर मिलके सोसाइटी का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, या ऑलरेडी सोसाइटी रजिस्टर हो गई है और वहां पे फ्लैट का ट्रांसफर होने जा रहा है एक मेंबर से दूसरे किसी को, या फिर सोसाइटी के मेंबर में से ही उसी फैमिली मेंबर किसी को अगर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डाला है मेंबर और द इंटेंडिंग मेंबर। इंटेंडिंग मेंबर जो मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंटेंशन है मेंबर बनने का, हियर बाय गिव अंडरटेकिंग, इस फॉर्मेट के बेस पे, इस बायलॉज के बेस पे आप अंडरटेकिंग सत्यापन दे रहे हो, आप अंडरटेकिंग सबमिट कर रहे हो, आप अपना सर्टिफाई कर रहे हो कि हाँ मैं इसको, ये चीजों को मैं मानूंगा और ये मैं अपनी तरफ से सबमिट कर रहा हूं, कर रही हूं, इसको मैं फॉलो करूंगा, करूंगी, ठीक है। आई और वी जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आप सिंगल में ले सकते हो या ज्वाइंट ओनर्स होना चाहते हो, उस केस में इसलिए आई और वी करके आप वहां पे सर्टिफाई कर रहे हो। विल यूज द फ्लैट, जो फ्लैट आप लेना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि उस फ्लैट के लिए आपकी मेंबरशिप उस सोसाइटी में हो जाए, जो आपको ट्रांसफर हो, फ्लैट या बंगलो जो भी है। अलॉटेड टू मी, तो आपको जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी आपको मिलेगा कि ये जो फ्लैट है आपको दिया जा रहा है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये आपको इसी चीज के लिए यूज करना है, क्योंकि उसके लिए आपने एग्रीमेंट फॉर सेल भी दिया हुआ है, सेल डीड दिया हुआ है, और उसके अंदर भी ये बताया भी गया है कि वो फ्लैट को कौन से पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं फ्लैट आपको यूज करने के लिए दे दिया गया, आपने बोला कि मैं यहाँ पे रहूंगा, आपने वहां पे चिकन शॉप खोल लिया, आपने वहां पे कोचिंग क्लासेस खोल ली, आपने वहां पे ऑर्केस्ट्रा के प्रैक्टिस के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट रख लिया, दिन भर वहां पे गाना बजाना चल रहा है, ठीक है, ये सब नहीं, ठीक है। द फ्लैट हैज टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज अलॉटेड, फॉर विच यू हैव ऑलरेडी सर्टिफाइड, फॉर विच इट हैज बीन properly mentioned in the agreement for sale in the sale deed, and a letter of allotment in this regard has been issued to you, ठीक है। allotted to me और us, या तो आपको या जॉइंटली आप किसी के साथ ले रहे हो। ऑन सीजेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द अर्लियर मेंबर, अब यहाँ पे अर्लियर मेंबर आपकी फैमिली का मेंबर हो सकता है, वहां से आपको ट्रांसफर हो रहा है, या फिर कोई और मेंबर जो सोसाइटी के उस फ्लैट का ओनर है और उससे आप ये घर खरीद रहे हो, तो आपको ये ट्रांसफर होगा इन बोथ दी केसेस, ठीक है। जब उसकी मेंबरशिप सीज हो जाए, जब उसका फ्लैट ट्रांसफर के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब ओवर हो जाए, सारी जो मेंबरशिप एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाए, मेंबरशिप एप्लीकेशन के साथ में, एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप के साथ में जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सबमिट कर दिया, वो सब हो जाए, ठीक है। जैसे एंट्रेंस फीस आपने दे दिया, फिर आपने शेयर्स की वैल्यूज आपने दे दी, या और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में लगेंगे वो सारी चीजें आपने दे दी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि ऑन सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, जहां पे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, एग्रीमेंट फॉर सेल और सेल डीड, और यहाँ पे पूरा पैसा आपने दे दिया, एक साल सेल डीड में ही काम ओवर हो गया, तो अर्लियर मेंबर की जब सीजेशन हो गए मेंबरशिप से, वहां से फिर आपको ये मेंबरशिप ट्रांसफर हो रही है अंडर द बायलॉज ऑफ द सोसाइटीज के हिसाब से ये सारे कारोबार हो रहा है। और बायलॉज ऑफ द सोसाइटी क्या है? बायलॉज नंबर 19A IV, एंड ये जो फॉर्मेट जो दिया गया है ये अपेंडिक्स 3 इन दी बायलॉज ऑफ दी बायलॉज फॉर द सोसाइटी में दिया गया है, ठीक है। फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन द अलॉटमेंट लेटर, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपको ये फ्लैट अलॉट किया जा रहा है, कौन से पर्पस के लिए अलॉट किया जा रहा है? रहने के लिए अलॉट किया जा रहा है, ठीक है। वहां पे कोचिंग क्लास खोलने के लिए या मटन शॉप खोलने के लिए अलॉट नहीं किया जा रहा है, या कोई और इलीगल धंधा वहां पे, कि आप वहां पे, ठीक है, मेडिसिन का कोई धंधा कर रहे हो, या कोई आप ड्रग्स का कोई धंधा कर रहे हो, या कुछ और इमोरल कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उसके लिए आपको अलॉट नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए आपको अलॉट किया जा रहा है वो ऑलरेडी लिखा हुआ, और ये अलॉटमेंट लेटर में भी ये मेंशन किया जाएगा, प्लस टर्म्स एंड कंडीशंस, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है फॉर द मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी,
वो सब भी लेट डाउन कहाँ किया गया है, वो 19 बायलॉज नंबर 19 में दिया गया है। ठीक है, तो वो भी आपको कंप्लाई करना है और उसके बाद आपको फिर ये अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है। ठीक है, विच विल बी इशूड अंडर, इशू कौन करेगा, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी करेगी, सोसाइटी की कमेटी करेगी। विच विल बी मतलब आपको इशू किया ही जाएगा, मे भी नहीं, विल बी इशूड टू यू अंडर द बायलॉज नंबर 75A। ठीक है, दिस इज द बायलॉज फॉर द प्रपोज्ड और द रजिस्टर्ड सोसाइटी। सोसाइटी का फॉर्मेशन अभी चल रहा है, अभी कुछ मेंबर्स मिलकर सोसाइटी बना रहे हैं, या फिर सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई है रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज के अंडर में, जो भी आपका डिप्यूटी ज्वाइंट रजिस्टर जो भी उस जुरिस्डिक्शन में होगा हो गई है। तो 75 बायलॉज के 75 के अंदर में ए के अंडर में ये दिया गया है, उसके हिसाब से आपका ये सारा चीज चल रहा है। पहले तो आपने देख लिया बायलॉज नंबर 19, अब ये बायलॉज नंबर 75। और बायलॉज नंबर 75 क्या बोल रहा है कि जहां पे मेंबर और द पर्सन और द फॉर्म, ठीक है, मेंबर मतलब ऑलरेडी आप सोसाइटी के मेंबर हो, दूसरा घर लेने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप पर्सन हो, आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हो मगर आप सोसाइटी में कोई घर लेने जा रहे हो, या फिर आप कोई कंपनी हो, कोई फॉर्म हो, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो या कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो, तो उस कंडीशन में आप लेने जा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, परचेज फ्लैट अंडर एनी एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट मोफा। ठीक है, उसके अंडर में बेसिकली ये फ्लैट आपको ये सेल हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से मेंबर ऑफ द पर्सन ऑफ द फॉर्म परचेज द फ्लैट अंडर मोफा, या फिर यू हैव एक्वायर्ड इंटरेस्ट इन द फ्लैट और ट्रांसफर ऑफ द सेम बाय एग्जिस्टिंग मेंबर। ऑलरेडी कोई सोसाइटी का मेंबर है, आपके फादर है, कोई मदर है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, विथ प्रीवियस परमिशन ऑफ द सोसाइटी। दोनों ही कंडीशन में आपकी प्रीवियस परमिशन ऑफ द सोसाइटी का होना चाहिए। शैल बी डीम्ड, ठीक है, एक बार आपने एग्रीमेंट और सेल कर दिया, सेल डीड वगैरह कंप्लीट कर लिया, आपने मेंबरशिप एप्लीकेशन दे दिया, जो रिक्वेस्टेड फीस वगैरह जो भी है वो सब दे दिया। ठीक है, वो सब देने के बाद इट इज डीम्ड, ये माना जाएगा कि आपको वो फ्लैट अलॉट हो गया, अलॉटेड द सेम फ्लैट बाय द सोसाइटी। ठीक है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन सेट आउट इन द लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कि आपको ये फ्लैट अलॉट किया जा रहा है, सोसाइटी आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट करके दे रही है और उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन भी डालेगी स्पेसिफिकली कि आपको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही ये फ्लैट अलॉट किया जा रहा है, आप उसी के लिए ही उसे यूज करोगे, दूसरा कोई यूज नहीं करोगे। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, लेटर ऑफ अलॉटमेंट का एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है, उसी हिसाब से आपको भर के देना है। और उस लेटर ऑफ अलॉटमेंट के फॉर्मेट को भी सब्सिक्वेंटली इंक्लूडिंग सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन बाय द सोसाइटी, बाद में उसे चेंजेस भी किया जा सकता है और उसमें थोड़ा एडिटिंग वगैरह भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके आगे चलते हैं। आई और वी फर्दर गिव अंडरटेकिंग दैट, अभी हम, मैं या मेरे साथ जो भी ज्वाइंट मेंबर प्रपोज मेंबर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी हम सोसाइटी के मेंबर हैं और दूसरा फ्लैट लेना चाहते हैं, हम ये भी सर्टिफाई कर रहे हैं, ये भी अंडरटेकिंग दे रहे हैं, ये भी हम सत्यापन कर रहे हैं, ये भी हम एफिडेविट में नोटराइज करके आपको ये सबमिट कर रहे हैं 200 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में, कि क्या कर रहे हैं कि नो चेंज ऑफ यूजर विल बी मेड बाय मी और अस। ठीक है, इसमें हम कोई दूसरा कोई पर्पस के लिए हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम चिकन शॉप नहीं खोलेंगे, मटन शॉप नहीं खोलेंगे, इसमें ऑर्केस्ट्रा के इंस्ट्रूमेंट लाके वहाँ पे तबला बाजा वो सब बजा के दिन भर लोगों को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें कोचिंग सेंटर वगैरह खोल के दुनिया भर के लोग आके वहाँ पे, ठीक है, तो वो सब चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपने ये फ्लैट नहीं खरीदा हुआ है, आपने लिख के दिया था कि मैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करूंगा या करूंगी, और उसके बाद आपने करना कुछ और शुरू कर दिया और सोसाइटी का उसमें परमिशन भी नहीं है, तो ये हो गया इलीगल। ठीक है ना, विदाउट प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी के प्रीवियस परमिशन ना होते हुए भी अगर ये आप काम कर रहे हो तो ये इलीगल है। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करना है।
तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लिया हुआ है, उसी के लिए यूज़ किया है। जब आपने ये फ्लैट एक्वायर किया है, जब आपको ये फ्लैट ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे पहले आपने ये सब अंडरटेकिंग भर के दिया हुआ है ताकि फ्लैट की पोजीशन आपको मिल जाए, लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको मिल जाए, फ्लैट पूरी तरीके से आपके नाम पे एक्वायर्ड हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, फैमिली मेंबर से आ रहा है या दूसरे किसी सोसाइटी के मेंबर से आ रहा है, चाहे आप सोसाइटी के मेंबर हो या सोसाइटी के मेंबर नहीं हो, दोनों ही कंडीशन में जब आपको फ्लैट का पोजीशन मिल रहा है, ट्रांसफ़र मिल रहा है, फिर आप लास्ट में जगह का नाम डाल देते हो, जैसे मुंबई, नवी मुंबई, जो भी वो आपने डाल दिया, डेट आपने डाल दिया। ठीक है, कि इस डेट में आप ये एफिडेविट सबमिट कर रहे हो नोटराइज करके, और आपने अपना साइन भी डाल दिया। अब ये हो गया फुल प्रूफ। ठीक है, अब आपने कोई गड़बड़ी की तो यही मैनेजिंग कमेटी निकालेगी और आपके सामने ऐसे रख देगी, ये देखो आपने ये 200 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में करके दिया हुआ था और आपकी अभी ये हरकतें आपकी ऐसी हैं, अब आपके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। तो आपको बहुत ही संभल के, बहुत ही ठीक है, चीज़ों को ठीक रखते हुए काम करना है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अलग अलग एक्ट, बायलॉज, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस के बारे में आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका धन्यवाद।